फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं जंतु ऊतक, क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न आपको आपके प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से आरआरबी ने कई बार अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को इस टॉपिक के माध्यम से कवर किया गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के अगले टॉपिक को। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊतक कहते हैं, ऑप्शन बी अंग कहते हैं, ऑप्शन सी अंग तंत्र कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी कोशिकीय संरचना कहते हैं। तो फ्रेंड, बात की जाए एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ऊतक। अर्थात एक विशेष कार्य करने वाले जो समान कोशिकाओं का समूह होता है उन्हें हम ऊतक कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? अर्थात वह क्या है जो एक संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी अस्थि, ऑप्शन सी त्वचा, या फिर ऑप्शन डी स्नायु, जिसे अस्थि बंधन तंतु भी कहते हैं। तो फ्रेंड, बात की जाए कि वह जो एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो वह आपका हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? अर्थात वह कौन है जो संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए अस्थि नहीं है, ऑप्शन बी उपस्थि नहीं है, ऑप्शन सी रक्त नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कंकाल पेशी नहीं है। तो फ्रेंड, बात की जाए कि जो संयोजक ऊतक नहीं है वह आपका हो जाएगा कंकाल पेशी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंकाल पेशी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? देख लिए फ्रेंड, संयोजी ऊतक क्या क्या नहीं है ये आपको जरूर ध्यान देकर चलना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको भी कर लेते हैं। ऑप्शन ए वक्षामय ऊतक, ऑप्शन बी सहस्त्र अस्थि, ऑप्शन सी हृदय मांसपेशी, या फिर ऑप्शन डी एरिओलर ऊतक। तो फ्रेंड, बात की जाए कि वह जो एक संयोजी ऊतक नहीं, वह आपका क्या हो जाएगा, हृदय मांसपेशी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, हृदय मांसपेशी। बात की जाए हृदय मांसपेशी की, कंकाल पेशी और त्वचा का, ये सभी जो है ये संयोजी ऊतक नहीं है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया तंत्रिका ऊतक, जिसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं, की इकाई क्या है? अर्थात तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए कैम्बियम होती है, ऑप्शन बी न्यूरॉन होती है, ऑप्शन सी कोशिकाएं होती है, या फिर ऑप्शन डी गुच्छिका होती है। तो फ्रेंड, बात की जाए तंत्रिका ऊतक, तो इसकी जो इकाई होती है वह न्यूरॉन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, न्यूरॉन। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। तो बात की जाए सबसे छोटी मांसपेशी की जो कि मानव शरीर में पाई जाती है वह कौन सी होती है? ऑप्शन ए ग्लूटियम मैक्सिमम होती है, ऑप्शन बी ग्लूटियम मीडियस होती है, ऑप्शन सी स्पेडियम होती है, या फिर ऑप्शन डी ग्रेसिलिस होती है। तो फ्रेंड, बात कीजिए मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या होती है? वह स्टेपिडियम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, स्टेपिडियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से होती है। अर्थात बात की जाए मांसपेशियों में किस चीज़ की अधिकता या किस चीज़ के इकट्ठा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? ऑप्शन ए एटीपी के, ऑप्शन बी एडीपी के, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल के, या फिर ऑप्शन डी कार्बनिक अम्ल के। तो फ्रेंड, बात की जाए जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाती है तभी हमें थकान महसूस होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? अर्थात वह दवा कौन सा है कि जो मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीड़ानाशक, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी रोगाणु रोधक, या फिर ऑप्शन डी विषनाशक औषधि। तो फ्रेंड, बात की जाए निम्नलिखित में से वह औषधि या दवा जो मांसपेशियों में दर्द राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है उसे हम पीड़ानाशक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीड़ानाशक। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया कि दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है, अर्थात बात कीजिए जो आयोडेक्स है उसमें जो गंध आने का कारण है वह किस कारण आती है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मिथाइल सैलिसिलेट के, ऑप्शन बी इथाइल सैलिसिलेट के, ऑप्शन सी प्रोपाइल सैलिसिलेट के, या फिर ऑप्शन डी ब्यूटाइल सैलिसिलेट के। तो फ्रेंड बात की जाए दर्द निवारक औषधि जिसको आयोडेक्स में जिसका इस्तेमाल किया जाता है और उसमें गंध आने का कारण जो होता है वह क्या होता है, वह आपको होता है मिथाइल सैलिसिलेट, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल सैलिसिलेट, अर्थात इसी के कारण आयोडेक्स में गंध आती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बात की जाए हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए मार्गन ने किया था, ऑप्शन बी मेंडल ने किया था, ऑप्शन सी मेयर ने किया था, या फिर ऑप्शन डी मैमन ने किया था। तो फ्रेंड बात की जाए हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था मेयर ने, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेयर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, अर्थात बात की जाए जन्म होने के बाद वह ऊतक कौन सा है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता। ऑप्शन ए कंकाल ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, या फिर ऑप्शन डी जनन ऊतक। तो फ्रेंड बात की जाए जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो वह ऊतक आपका हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में ही कोई विभाजन नहीं होता। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि रक्त होता है, अर्थात रक्त क्या है। ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन बी एक उपकलित ऊतक है, ऑप्शन सी एक रेशेदार ऊतक है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड बात कीजिए रक्त की, तो रक्त एक आपका एक संयोजी ऊतक है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त एक संयोजी ऊतक है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु क्या होता है। ऑप्शन ए एक श्लेष्मल संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन बी एक रेशेदार ऊतक होता है, ऑप्शन सी एक भ्रूणीय संयोजी ऊतक होता है, या फिर ऑप्शन डी एक प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए नाभि रज्जु, तो नाभि रज्जु एक आपका प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रौढ़ संयोजी ऊतक। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, अर्थात कोई जीवित मनुष्य है उसके भीतर कोई कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ऑप्शन बी नेफ्रोसिस कहते हैं, ऑप्शन सी नेक्रोसिस कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी नियोप्लेशिया कहते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु होती है उसमें हम नेक्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि मांसपेशी की को हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको आप डबल टिक जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कई प्रश्न और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे उपास्थि या श्वेत तंतु कहते हैं, ऑप्शन बी उसे लिगामेंट कहते हैं, ऑप्शन सी उसे टेंडन कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे अंतराकाशी द्रव कहते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए जब मांसपेशी को हड्डी से जोड़ा जाता है या जुड़ा होता है तो मांसपेशी से हड्डी के जोड़ को हम टेंडन कहते हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है और इसको हिंदी में कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कंडरा कहते हैं। कभी कभी टेंडन की जगह कंडरा भी लिख के चला आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कंडरा भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है। ऑप्शन ए केमिकोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया के माध्यम से होता है, ऑप्शन सी लसिका के रूप में होता है, या फिर ऑप्शन डी फ्लोएम के रूप में होता है। तो फ्रेंड बात की जाए तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन जो होता है वह केमिकोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, केमिकोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम करता है। बात की जाए तंत्रिका ऊतक जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक संप्रेषण या ट्रांसफर करता है वह किसके माध्यम से करता है। ऑप्शन ए न्यूरॉन्स के माध्यम से करता है, ऑप्शन बी उपकला ऊतक के माध्यम से करता है, ऑप्शन सी लसिका ऊतक के माध्यम से करता है, या फिर ऑप्शन डी एपिथीलियम ऊतक के माध्यम से करता है। तो फ्रेंड बात की तंत्रिका ऊतक जो कि संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण करता है तो वह न्यूरॉन्स के माध्यम से करता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूरॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। अर्थात जो सभी जटिल प्राणी हैं उनका शरीर कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। ऑप्शन ए 4000 प्रकार के, ऑप्शन बी 400 प्रकार के, ऑप्शन सी 40 प्रकार के, या फिर ऑप्शन डी 4 प्रकार के। तो फ्रेंड बात कीजिए, सभी जटिल प्राणियों का जो शरीर होता है केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करके बताना है कि वे 4 प्रकार कौन से हैं जिसमें सभी जटिल प्राणियों का शरीर उन 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे मेरिस्टेम कहते हैं। अर्थात जब मेरिस्टेम किन स्थायी ऊतकों के बीच होता है जब उसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। ऑप्शन ए अंतर्वेशी, ऑप्शन डी प्राथमिक, ऑप्शन सी पार्श्व, या फिर ऑप्शन डी शीर्षस्थ। तो फ्रेंड बात की जब मेरिस्टेम अंतर्वेशी स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे हम मेरिस्टेम कहते हैं, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है अंतर्वेशी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मेरिस्टेम अंतर्वेशी स्थायी ऊतकों के बीच होता है तो उसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है तो जिसे हम कहते हैं। फ्रेंड ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको भी आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आपने पहले देखा कि हड्डी अस्थियां को मांसपेशियों को जोड़ को हम टेंडन कहते थे, लेकिन अब यहाँ दिया गया कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ को जो संयोजी ऊतक से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंडरा, देखिए कंडरा आ गया, इसको इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। ऑप्शन बी स्नायु, ऑप्शन सी न्यूरॉन, या फिर ऑप्शन डी वसामय। तो फ्रेंड बात की जाए दो अस्थियों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, उसे हम स्नायु कहते हैं। क्या स्नायु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु। कभी कभी स्नायु न लिखकर इंग्लिश में लिखकर आता है लिगामेंट्स, क्या इंग्लिश में लिखा आता है लिगामेंट्स, तो आप लिगामेंट्स को भी जानिएगा। कभी कभी लिगामेंट्स भी लिखा आता है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है किस ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं। अर्थात वह ऊतक कौन सा है जिसके नाखून, खुर और सींग बने होते हैं। ऑप्शन ए क्यूटाइड के, ऑप्शन बी काइटिन के, ऑप्शन सी कीरेटिन के, या फिर ऑप्शन डी ट्यूनिशिन के। तो फ्रेंड बात की जाए वह ऊतक जिसके नाखून, खुर और सींग बने होते हैं तो उसे हम कीरेटिन के नाम से जानते हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीरेटिन। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कुल कितनी मांसपेशियां हैं, तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को और इस सीरीज के अगले प्रश्न को भी देखते हैं। तो फ्रेंड आखिरी प्रश्न आपका दिया गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, अर्थात वह क्या है, कौन सी मांसपेशी है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन ए ग्लूटियम मैक्सिमस, ऑप्शन बी ग्लूटियम मीडियस, ऑप्शन स्पेडियम, या फिर ऑप्शन डी ग्रेसिलस। तो फ्रेंड बात कीजिए ग्लूटियम मैक्सिमम की, किसकी, ग्लूटियम मैक्सिमम की। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, क्या, ग्लूटियम मैक्सिमस, ये आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। और बात की जाए किसकी, स्टेपिडियम की, किसकी, स्टेपिडियम की, तो यह सबसे छोटी होती है, क्या, ये सबसे छोटी होती है। तो फ्रेंड आज का यह सीरीज़ आपको कैसे लगा, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको तथा जो भी